जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना सीए फाउंडेशन का लॉ का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। माय नेम इज सीए अंकित इल्हा एंड आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस फॉर मर्केंटाइल लॉ। सबसे पहले आपको आज लॉ का एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हम लोगों को क्या कुछ पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस को आज स्टार्ट करेंगे विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सुनिएगा ध्यान से। सीए फाउंडेशन लॉ के सिलेबस में आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? एनीबडी? बिजनेस लॉस। और इसके साथ में क्या है? एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो ये बिजनेस लॉज वाला पोर्शन जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, और जो बीसीआर वाला पोर्शन यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वाला पोर्शन होता है ये 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस 60 मार्क्स के पोर्शन के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने रहते हैं? तो आपको मेनली 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें हम लोग सीखते हैं कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, क्या क्या बेसिकली लॉज हैं उससे जुड़े हुए। दूसरा होता है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तीसरा होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर आप पढ़ते हैं एलएलपी एक्ट विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड देन कंपनीज एक्ट 2013। ये बताओ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट और कंपनीज एक्ट, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ये तीनों ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं। पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, एलएलपी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। और ये बिजनेसेस कहीं ना कहीं हर दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अरे हम तो कोई ऐप भी इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर में दिखाई देता है टर्म्स एंड कंडीशंस, और उस पर हम क्लिक करके जब आगे प्रोसीड करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसके बारे में आप सीखेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बाइंग एंड सेलिंग के अंदर में जो है, फिर पार्टनरशिप से जुड़े हुए रूल्स, एलएलपी से जुड़े हुए रूल्स और कंपनीज से जुड़े हुए रूल्स हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट के अंदर में। ये आपका बिजनेस लॉज है। अच्छा, ये सब्जेक्टिव पेपर है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है? 100% सब्जेक्टिव पेपर है। ये 100% सब्जेक्टिव है, यानी इसमें एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है, क्लियर है? एक और चीज है, नए सिलेबस ओल्ड सिलेबस को लेकर के आप फिलहाल परेशान मत होइएगा। नए सिलेबस ओल्ड सिलेबस को लेकर के आप परेशान मत होइएगा। अभी तक इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्टली नोटिफाई नहीं किया है, और जब तक वो नोटिफाई ना करे किसी भी चीज को देख करके भ्रमित ना हो। जब वो नोटिफाई करेगा तो बकायदा एक कहते हैं गाजे बाजे के साथ में एक अनाउंस करेगा ना, उसको बोलेगा कि भाई ये आ गया है, कि अचानक से ऐसा है आज रात 12 बजे के बाद से पुराना सिलेबस खत्म होता है और नया सिलेबस लागू होता है। अब आपका पुराना पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं रहेगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज अ 100% सब्जेक्टिव सिलेबस एंड वील बी कवरिंग इट अप फ्रॉम योर मॉड्यूल एज वेल एज फ्रॉम माई नोट्स। तो देखो, मॉड्यूल जो होती है, मॉड्यूल हम लोग किसको कहते हैं? जो आईसीआई की प्रिस्क्राइब्ड बुक है हम लोग उसको मॉड्यूल कहते हैं अपना। ठीक है, तो जो मॉड्यूल होती है वो हमारे लिए एनसीईआरटी के जैसे होती है। जैसे अगर कोई सीबीएसई में बच्चा पढ़ा है तो उसको पता होगा कि एनसीईआरटी की क्या कीमत होती है ना? या तुम लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी एकदम एक बेस बुक माना जाता है कि सब कुछ उसी में से आना है, उसके बाहर से कुछ नहीं आना है। एनसीईआरटी ही हमारी दुनिया है। ठीक उसी तरीके से आईसीएआई जो किताबें प्रिस्क्राइब करता है उसको कहते हैं मॉड्यूल,
तो वो ICI की मॉड्यूल ही हमारी दुनिया है, उसके बाहर कुछ नहीं है। बट बस बात ये है कि वो मॉड्यूल थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, एनलार्ज्ड फॉर्म में है, उसको पूरा पढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, हर समय उसको पढ़ना या उसको रिवाइज करना मुमकिन नहीं है। तो वहाँ पे रोल आता है हमारे नोट्स का, जहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और क्वेश्चंस हम आपके साथ साथ में जो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ये बात। तो आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ICAI की मॉड्यूल से तो रेफर करना ही होता है, प्लस साथ ही साथ लिल्हा एजुकेशन सेंटर आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कराएगा और क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस प्रोवाइड कराएगा। ये दो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स प्रोवाइड कराएगा और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएगा फॉर प्रैक्टिस। ये दो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो इनमें से भी आपको फिर पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना होगा। हम बस आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक तो क्लासेस में रेगुलरिटी बना करके रखें, और दूसरी चीज़ जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप क्लास में आने से पहले एक बार 10 मिनट भी देख लोगे ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है कि CA फाउंडेशन इज़ अ वेरी टफ एग्जामिनेशन, इट इज़ नॉट दैट वेज, बट इट विल डिपेंड अपॉन योर कंसिस्टेंसी। वो आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप डेली अगर लॉ जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, आपको नेक्स्ट डे अगर पढ़ करके आना है, आप 15-20 मिनट आधी घंटा पढ़ोगे, आपका पूरा पढ़ा हुआ एक दिन का रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट बहुत है, हम बहुत ज़्यादा कह रहे हैं तो आधी घंटा अगर बैठ के याद करोगे पूरा का पूरा, तो आपको करना क्या है, अपने अगर एक क्लास किया 1.5 घंटे की, तो आपको उसके लिए 15 to 20 मिनट्स 30 मिनट्स निकाल के उसको रिवाइज करना है, बस ख़त्म बात, सिर्फ इतना सा। तो अगर आप डेली 3 घंटे की क्लास भी अगर करते हो तो आपको उसके लिए 1 घंटे की सेल्फ स्टडी रेगुलरिटी के साथ में करनी। फिर समय के साथ साथ जब जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा तब वो स्टडी आवर्स बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब सीधे स्टार्ट करते हैं अपने लेसन के साथ में। जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन, आर यू ऑल कनेक्टेड? शुड वी स्टार्ट? आपको फिलहाल कुछ लिखना नहीं है, आप केवल सुनते जाएंगे। ये नोट्स आपके साथ में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, शेयर करेंगे, तो आपको कुछ लिखना नहीं है, आप केवल सुनते जाएंगे और मेरे साथ साथ में चीजों को याद करते जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नया एक्ट है या पुराना एक्ट है? पुराना एक्ट हो गया ना, हमारे आजादी के भी बहुत पहले का, अंग्रेजों के समय का एक्ट हो गया। नाम क्या है इसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, जैसे होता क्या है ना, आज़ादी के पहले जितने भी एक्ट्स या लॉज बनाए गए थे ना, उनके नाम के आगे आप देखेंगे इंडियन वर्ड जोड़ा जाता था, ठीक है, इंडियन वर्ड जोड़ा जाता था। लेकिन अब जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी एक्ट बनते हैं उन पे इंडियन नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक एक्ट बना कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके आगे में वर्ड इंडियन कंपनीज एक्ट करके नहीं जोड़ा गया। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंस से पहले का ट्रेंड था कि वर्ड हम लोग जोड़ते थे इंडियन। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किस चीज से डील करता है? ये हमको बताता है कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं इन योर डे टू डे लाइफ, तो उसको आप कैसे करके एंटर करते हैं, या क्या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या प्रोविजंस होते हैं। इसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन को समझिएगा। कोई भी एक एक्ट होता है, एक्ट का मतलब होता है एक लॉ, जो कि किसने पास किया है? हमारी लेजिस्लेचर यानी हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है। एक एक्ट या एक लॉ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उसको चैप्टर वाइज बांटा जाता है, चैप्टर्स में बांटा जाता है, और उन चैप्टर्स के अंदर में होते हैं सेक्शंस। उन चैप्टर्स के अंदर क्या होते हैं? सेक्शंस। जैसे हमारी किताब में एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर के अंदर में पॉइंट्स लिखे होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं। वैसे ही करके इसके अंदर में होता है चैप्टर, उन चैप्टर के अंदर में होते हैं सेक्शंस। फिर एक दूसरा चैप्टर होगा। सर फिर से क्या 1 2 3 4 से शुरू होगा? नहीं, ये कंटिन्यूड होगा 5 6 7 8 ऐसे करके। तो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के अंदर होते हैं सेक्शंस। इन सेक्शंस के अंदर में सब पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो अगर सेक्शन का कोई सब पॉइंटर है तो हम कहेंगे, जैसे सेक्शन 3 के अंदर का कोई सब पॉइंटर है तो हमने कहा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, सेक्शन 3
सबसेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। अच्छा, ऐसे ही करके होता है क्लॉज। क्या होता है बताओ? क्लॉज। अब जैसे मैंने कहा सेक्शन एक ही है, सेक्शन एक ही है, लेकिन उसके अंदर में अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके अंदर में अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इस तरीके से एक ही मेन हेड के या एक ही टॉपिक के अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लॉजेस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉजेस, ठीक है। तो एक होता है आपका सेक्शन, और उस सेक्शन के अंदर में होते हैं सब सेक्शंस, लेकिन और क्या हो सकता है उसके अंदर में? क्लॉज। क्लॉज मतलब क्या? जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि इंडिया का मतलब क्या हुआ? इंडिया का मतलब हुआ पॉइंट नंबर ए इंडिया की लैंड मास, पॉइंट नंबर बी इंडिया के वाटर्स, पॉइंट नंबर सी इंडिया के जो एयर है वो, ये सारी चीजें इंडिया का पार्ट है। अब बताओ इसको पॉइंट ए बी सी करके लिखना सही है या अलग अलग सेक्शन बना बना करके लिखना सही है? पॉइंट ए बी सी करके। तो हम लोग इसको कहते हैं क्लॉज या सब क्लॉज, क्लॉज सब क्लॉज, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्लॉज सब क्लॉज पे न जा करके सिर्फ इतना समझते हैं कि एक होता है चैप्टर, और चैप्टर के अंदर क्या होते हैं? सेक्शंस, और सेक्शन के अंदर अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया सब सेक्शन। उसको हम पढ़ सकते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। चलो, इतनी सी समझ के साथ हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सर सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट? तो वी से अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। बोलो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। सर ये एक अग्रीमेंट है। अच्छा, तो अग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट। हर एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट। लिसन केयरफुली। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक पेन बेचूंगा, ठीक है। आपने कहा हम इसके बदले आपको 20 रुपए देंगे, या मैंने आपसे कहा कि क्या आप ये पेन हमसे 20 रुपए में खरीदोगे? आपने कहा यस, ओके। तो मैंने आपको एक वादा दिया कि मैं आपको ये पेन बेचूंगा, आपका वादा है कि आप मेरे को उसके बदले 20 रुपए दोगे। तो देयर इज अ प्रॉमिस, और आई कैन से सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? इट इज एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। और अग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हमने कहा पेन खरीदोगे 20 रुपए में, आपने कहा यस, तो मैं आपको दे रहा हूं पेन, आप मेरे को दे रहे हो 20 रुपए। ये एक अग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हमने कहा हमारे यहाँ पे जॉब करोगे, सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ, आपने कहा यस, आई अग्री टू डू दिस जॉब फॉर ₹60,000 पर मंथ, तो मैं आपको दे रहा हूँ 60,000 रुपए, आप एक महीने उसके बदले हमारे यहाँ जॉब करोगे। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। और अग्रीमेंट क्या हो गया? प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए क्या फॉर्म कर रहे हैं? कंसिडरेशन। सर ये कंसिडरेशन माने क्या? वो जो बदले में दे रहे हैं उसको कहते हैं कंसिडरेशन। जो बदले में दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं? हम आपको क्या दे रहे थे? आप बदले में क्या दे रहे थे? 20 रुपए पैसे, ठीक है। तो ये मेरा आपको दिया हुआ कंसिडरेशन है पेन, आपका मेरे को दिया हुआ कंसिडरेशन क्या है? 20 रुपए। तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट। सर ये अग्रीमेंट तो चलो समझ में आया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे वापस से आओ, पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ो, an agreement which is, let me take an example, say for example
से फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, शिवम। से फॉर एग्जाम्पल शिवम ने वादा किया है किसी को, क्या वादा किया है? शिवम ने वादा किया है किसी भी XYZ पर्सन को कि शाम को आऊँगा मैं, पिक्चर दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं, ठीक है। शिवम बकायदा अपनी KTM लेकर के तैयार है कि नहीं ये घुमाएगा फिराएगा पिक्चर दिखाएगा। शिवम पूरा एकदम वादा है आपका, ठीक है। सामने से भी वादा है कि हाँ घूमने चलेंगे पिक्चर देखेंगे। भाई प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अग्रीड शिवम? बट फिर शिवम को याद आता है कि नहीं आज से तो हमारी CA की क्लासेस चालू हो रही हैं, तो बताओ शिवम आज तुम जा पाओगे, घुमा पाओगे, पिक्चर दिखा पाओगे? अब ये बताओ कि तुम जिसको घुमा फिरा नहीं पाए, पिक्चर नहीं दिखा पाए, तो क्या वो सामने से जाकर के केस कर देगी? या कर देगा नहीं कहना सूटेबल लगेगा, कर देगी चलो। तो क्या वो सामने से जाके केस कर देगी कि शिवम ने हमको पिक्चर नहीं दिखाया, इनके ऊपर में जुर्माना लगना चाहिए? हाँ हाँ नहीं, कोई केस नहीं बनता इनके ऊपर। क्या ऐसा आपके ऊपर में इन्फोर्स किया जा सकता है कि नहीं भैया वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बन सकता है क्या? वादा किया तो नहीं, वादा किया तो निभाना पड़ेगा ऐसा नहीं है शिवम, समझ रहे हो? नो, सिमरन इज ऑल्सो सेइंग नो। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, वादा किया लेकिन ठीक है, निभाया नहीं निभाया चलेगा। अब ये बताओ, से फॉर एग्जाम्पल हमने तुमको पेन बेचा था, हटाओ मेरे साथ हटाओ, ऐसा करते हैं, आपने कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया था, आपने कहा था 50,000 रुपये लेंगे, महीने भर आपके यहाँ पे काम करेंगे, और आप फिर काम करने नहीं जाते हो, तो ये बताओ क्या ये वादा आपको निभाना पड़ेगा? क्या सामने वाला आपको फोर्स कर सकता है कि भैया 50,000 रुपया लिया है तो निभाना पड़ेगा? यस। इसमें और उसमें अंतर है क्या? हाँ अंतर है, बहुत अंतर है। अग्रीमेंट तो उसके साथ भी हुआ था शिवम का, अरे लिखित में इसने दिया था, लिखित में शिवम ने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे थे। हाँ हमने बताया नहीं, लिखित में दिया था, तब बताओ शिवम के ऊपर केस बनता है क्या? वो चाहे तो केस कर सकती है, नहीं नहीं। अग्रीमेंट हुआ था शिवम तुम्हारा और उसका अग्रीमेंट हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। लेकिन अगर मेरे साथ तुम कोई ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जो कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, तो हम एम्प्लॉयर तुम एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉयर तुम एम्प्लॉय, हम तुमको कुछ बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम सेलर तुम बायर, है कि नहीं? या हम लोग रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम लैंडलॉर्ड तुम टेनेंट, मानना पड़ेगा। नहीं माना तो क्या हम लोग कोर्ट की सहायता ले सकते हैं? हाँ, लेकिन तुमने वादा किया था, तो बताओ क्या क्या रिश्ता बन गया? क्या कोई लीगल रिलेशन क्रिएट हुआ? कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ। तो there is a promise or set of promises forming consideration for each other, but it is not enforceable by law. It is not enforceable by law नहीं है। तो वो एक agreement contract तभी बनेगा when it is enforceable by law. Just say for example, क्या नाम ताइबा? अलमीन। तो अलमीन say for example अलमीन says कि सर मैं आपको एक मस्त जादू दिखाऊंगी, जादू से हम आपको खजाना खोज करके दिखाएंगे, ठीक है? उसमें से निकलेंगे ढेर सारे हीरे, और जादू तो उनको आता नहीं था कुछ। तो ये बताइए अब हम इनके ऊपर केस कर देंगे, अरे वो तुमने जादू करके नहीं दिखाया, लाओ हर्जाना? नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल था या नहीं था? इम्पॉसिबल था। तो ये क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं, दिस इज नॉट enforceable by law, although we agreed
अग्रीमेंट हुआ लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था, तो एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। वो अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट। आप देख सकते हैं ये दिया हुआ सेक्शन 2H में और ये दिया हुआ सेक्शन 2E में। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H, अग्रीमेंट सेक्शन 2E। किसी भी एक्ट में आमतौर पे जैसे हम लोग की किताब में पीछे में ग्लॉसरी दी रहती है, जनरली हर एक कानून जब लिखा जाता है ना तो उसके सेक्शन 2 में डेफिनेशंस लिखे जाते हैं। सेक्शन 2 में क्या लिखा जाता है? डेफिनेशंस। तो ऑलमोस्ट हर एक लॉ में आप देखेंगे सेक्शन 2 इज डेफिनेशंस। ठीक सर, सेक्शन 2 से शुरू किए, 1 कहाँ गया? हर एक सेक्शन नहीं पढ़ना होता है। सेक्शन 1 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इस एक्ट का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है और ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। इस एक्ट का नाम क्या है? और ये कहां पे एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ये तो आप नहीं भी कहते तो भी हम समझ ही रहे थे। तो सेक्शन 1 नहीं पढ़ा, सेक्शन 2 से है। सेक्शन 2H और सेक्शन 2E, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्लियर थी क्या? ओके, अगला देखो यहां पे कॉन्सेप्ट किस चीज का है। अच्छा, जो लोग भी आज ऑनलाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम आपके लिए ना ये नोट्स PDF अपडेट करेंगे एप्लीकेशन पे, वहां से एक बार देख लेना और फिर उसके बाद जब हम आपको बुक्स अप्लाई करेंगे या आप लोग यहाँ पे आके बुक्स रिसीव करेंगे तो आप लोग बुक्स से देख लेना उसको, ठीक है। इन द मीनवाइल एक बार PDF एक्सेस करने के लिए हम एप्लीकेशन पे अपडेट कर देंगे। अब देखो इसमें एक बड़ी फेमस केस स्टडी इसी बात को समझने के लिए। केस स्टडी इस बात पे बेस्ड है कि एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ तभी होगा अगर उसमें पार्टीज आपस में लीगल रिलेशनशिप बनाना चाह रही थी। अगर आप सोशल नेचर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर सोशल नेचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, दोस्ती यारी में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं। अपने दोस्त को तुम 4 तरीके का वादा करते होगे, कभी धोखा दे दोगे तो क्या वो कोर्ट में इन्फोर्स करा पाएगा बेचारा? नहीं। क्यों? सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा ही हुआ एक केस में जिसका नाम था बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। इसमें 2 बैल्फोर हैं, एक है पति बैल्फोर और एक है पत्नी बैल्फोर। तो ये बात कुछ ऐसी है, ये था पति बैल्फोर, इसकी शकल पे ना जाएं, ये बिल्कुल भी मासूम नहीं है। और ये है पत्नी बैल्फोर, ठीक है। अब देखो, पति बैल्फोर तुमको चेहरे से दुष्ट लगता है कि नहीं लगता है? बताते हैं कैसे, इसने क्या किया। इसकी वाइफ बीमार थी, ये लोग रहते थे यूके में, ठीक है। और ये जो पति बैल्फोर है, इसकी जॉब थी श्रीलंका में। पहले श्रीलंका का नाम सिलोन था, इसकी जॉब थी श्रीलंका में। अब इसकी पत्नी हो गई बीमार, ठीक है। अब ये अपनी पत्नी से वादा करता है, कहता है कि देखो मैं तुमको हर महीने 100 पाउंड भेजा करूंगा, 100 पाउंड्स भेजूंगा, और इससे तुम अपना दवा खर्चा पानी का काम करना। हम जा रहे हैं वापस श्रीलंका में अपना जॉब करने के लिए। और ये वहां पे वापस चल देता है। पत्नी को तो वादा किया गया था, लेकिन बाद में ये पैसे देने से मना कर देता है, पैसा कुछ भेजता ही नहीं है, ठीक है भाई। ये तो अपना मस्ती से चल देता है और बाद में पत्नी को पैसा मिलता नहीं, पत्नी हो जाती है नाराज। अब पत्नी नाराज होकर के कहां जाती है? मायके नहीं जाती है, कहां चली जाती है? कोर्ट में चली जाती है। ये जाती है कोर्ट, कोर्ट का दरवाजा जाके खटखटाती है और कहती है कि जज साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसने मेरे को धोखा दिया है। वादा किया था इसने कि हमको 100 पाउंड भेजेगा खर्चा पानी के लिए, दवा के लिए, लेकिन अब मेरे को कोई भी पैसा नहीं भेज रहा है। अब बताइए क्या किया जाए? कोर्ट ने कहा, पहले तो अलग अलग तरीके के डिसीजंस आते रहे, फाइनली कोर्ट ने कहा कि देखिए मिसेस बैल्फोर, आपका जो ये वादा था, जो मिस्टर बैल्फोर का ये वादा था, मिस्टर बैल्फोर का जो ये वादा था, ये एक सोशल नेचर का अग्रीमेंट था। कैसा था? तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है।
लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो आप मिस्टर बेल्फोर को इस वादे के बिहाफ पे फोर्स नहीं कर सकती हैं कि वो आपको 100 पाउंड भेजे, क्योंकि इस वादे को करने के पीछे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। तो जहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, सर बार बार कह रहे हैं लीगल रिलेशन, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना, मैं आपको कुछ बेचने के लिए कर रहा हूं, तो हम सेलर आप बायर, किराए के लिए हम लैंडलॉर्ड आप टेनेंट, एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, लेकिन कोई लीगल रिलेशनशिप हम लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? ठीक है, बोरोवर लेंडर, देनदार लेनदार, बोरोवर लेंडर, जो ले रहा है जो दे रहा है, उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप है या नहीं है? है। तो इट मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, और सोशल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे डू नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। तो क्या वो अग्रीमेंट है? हाँ। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? ना। सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, केवल वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, देखिए किसी भी केस स्टडी को हम लोग 3 हिस्से में बांट करके लिखते हैं। उसके 3 हिस्से होते हैं कि सबसे पहले आपको लिखना होता है उसका प्रोविजन, फिर लिखना होते हैं उसके फैक्ट्स, और लास्ट में लिखना होता है उसका केस स्टडी, सॉरी कंक्लूजन। केस स्टडी का मतलब होता है वो केसेस जो कि पास्ट में एक्चुअल में हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका प्रोविजन हम लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E एन अग्रीमेंट रिफर्स टू प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस forming consideration for each other. Section 2H defines contract as an agreement enforceable by law. Hence all agreements are not contract. पहले मैंने इसका definition बताया और इसका definition बताया, फिर कहा कि इसलिए all agreements are only those agreements which are enforceable by law are called as contract. An agreement of social या domestic nature is not enforceable by law, hence not a, कोई भी अग्रीमेंट जो कि सोशल या डोमेस्टिक नेचर का है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए बात को? क्लियर है ये बात? मिस्टर बेल्फोर ने प्रॉमिस किया था मिस बेल्फोर। अब देखो ये तो हो गया प्रोविजन। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो प्रोविजन तो सेम रहेगा। सवाल क्या रहेगा जानते हो? आपको केस स्टडी दिया जाएगा, मिस्टर बेल्फोर ने मिसेस बेल्फोर को वादा किया था 200 पाउंड देने का, लेकिन वो उस वादे पे पूरा नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं विदेश, और अब मिसेस बेल्फोर जाके कोर्ट में केस करती है। क्या मिसेस बेल्फोर अपना केस जीत जाएगी? तो आप ऐसे नहीं कहेंगे यस नो फुल स्टॉप, पहले क्या लिखोगे? प्रोविजन, पूरा प्रोविजन जैसे मैंने आपको सिखाया। फिर क्या लिखोगे? फैक्ट्स में क्या लिखोगे? मिस्टर बेल्फोर ने, उसी को समरी बना के लिखते हैं, मिस्टर बेल्फोर ने प्रॉमिस किया मिसेस बेल्फोर को टू पे अ सम ऑफ 30 पाउंड्स मंथली फॉर हर मेडिकल एक्सपेंसेस। लेटर ऑन ही हैज डिनाइड टू पे द अमाउंट। कंक्लूजन, मिस्टर बेल्फोर कैन नॉट बी फोर्स्ड टू पे द प्रॉमिस्ड मनी एज द अग्रीमेंट वाज ऑफ सोशल नेचर एंड हेंस नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ये एक सोशल नेचर का अग्रीमेंट था, इसलिए इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन प्लीज कंफर्म, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ? पक्का सबको? ओके, चलो एक हिस्सा खत्म हुआ। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, but all contracts are, only those agreements which are enforceable by law can be called as contract. Agreement means promise and every set of promises forming consideration for each other. Promise, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And the proposal when accepted becomes a, जब एक प्रपोजल किया जाता है, क्या आप ये पेन 20 रुपए में खरीदोगे? प्रपोजल है, आपने कहा यस, अब ये मेरा प्रॉमिस हो गया। अब ये क्या हो गया कि आई विल सेल यू दिस पेन
for rupees 20 and you will give, I will sell you this pen and you will give me rupees 20. तो when the person to whom proposal is made, जिसको प्रपोजल किया जा रहा है, मैंने आपसे कहा क्या आप इस पेन को 20 रुपए में खरीदोगे? हम हैं ऑफरर, प्रपोजर, प्रपोजल देने वाले, आप हो ऑफरी जिसको प्रपोजल मिला है। जब आप कहोगे यस, सिग्निफाइज हिज असेंट का मतलब, सिग्निफाइज हिज असेंट का मतलब व्हेन यू से यस, तो जब आप कहोगे यस, व्हेन यू सिग्निफाई योर असेंट, द प्रपोजल इज सेड टू बी accepted and the proposal when accepted will become a, the proposal when accepted will become a promise. जैसे ही proposal accept हो जाएगा it becomes a promise. अब हमारे बीच में promise हो गया, और promise हुआ है तो agreement हो गया, और agreement enforceable by law, दोनों तरफ से फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये promise जब accept हो गया तो फिर it becomes an, यानी promise हो गया तो फिर क्या हो गया? agreement. अग्रीमेंट हो गया तो इसलिए क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हेन द पर्सन टू हुम, अच्छा तो सबसे पहले क्या होता है? प्रपोजल, आप उसका क्या देते हो? एक्सेप्टेंस। जैसे ही आपका एक्सेप्टेंस मिला बन गया प्रॉमिस, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर बन गया अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो फिर से मैंने सबसे पहले क्या किया? उस पे आपने क्या दिया? एक्सेप्टेंस आते ही क्या हो गया? प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, देखो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ एसेंशियल चीजें कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, यानी देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स। जैसे ये बताओ, एक छोटे से बच्चे से जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे? 4 साल का छोटा बच्चा, उसको बोला के ए बाबू इधर आना, ये चॉकलेट देंगे, जरा इस पे साइन करना तो, और बाद में जब वो 18 साल का हुआ तो उसको दिखा रहे, ये देखो तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे पे 4 साल की उम्र में कर दी थी। नहीं ना, वो 4 साल में तो मार नहीं सका, 18 साल होकर के जरूर पीटेगा आपको। तो क्या है, क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। क्या? कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं सेक्शन 10 में, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए। सम आर गिवन इन सेक्शन 10 एंड सम आर, सबसे पहला क्या? अग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा बताओ, तीसरा चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अग्रीमेंट होना चाहिए, यानी आपस में एक अग्रीमेंट तो हुआ हो भैया, ऑफर हुआ हो, यानी प्रपोजल हुआ हो, एक्सेप्टेंस हुआ हो, तब तो फिर अग्रीमेंट होगा। अपने मन से ही ये तुमको मंजूर है ना, तुम इसको 100 रुपये में खरीद रहे हो, चलो बात डन, ठीक है खत्म हो गया। नहीं भैया, अग्रीमेंट होगा, हम ऑफर देंगे, एक्सेप्टेंस होगा, तब तो अग्रीमेंट होगा ना। फिर क्या? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट को हम कुछ ऐसे समझाते हैं, 200 रुपये मिल जाने चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो तुम बात को? हाँ, ये फ्री कंसेंट तो डरा धमका करके लिया हुआ है ना, फ्री कंसेंट। और देखो, और जैसे फ्री कंसेंट का और एग्जांपल देते हैं। ये एक जादुई पेन है, इसमें नीला, लाल, हरा, ये शाका लाका बुम बुम वाली पेन है, और ये बच्ची उसके अंदर में आ गई, अरे वाह सर, मेरे को चाहिए थी बचपन से। तुम लोग जानते हो शाका लाका बुम बुम? तुम लोग देखो उसमें जो बनाते हैं ऐसे वो जिंदा, अरे सर यही तो चाहिए था मेरे को बचपन से। 10,000 रुपये लीजिए। वो घर जा करके देखती है, बनाती है तो पेपर पे भी नहीं चल रहा है सर। फ्री कंसेंट नहीं, तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, ऐसे हमको नाम कैसे, आपका नाम अर्पिता, ठीक है, एंड आपका नाम नंदिनी। से फॉर एग्जाम्पल नंदिनी आती है एक दिन हमारे शॉप पे, हमारी शॉप है टीवी की, हम टीवी बेचते हैं। नंदिनी आई
आकर के, इसके पास ढेर सारे पैसे हैं, ठीक है। नंदिनी आई, एक बक्सा लेकर के आती है, कहती है सर ये वाली टीवी। हमने कहा ये टीवी तो बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है, हम सेलर हैं। हम कह रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया पसंद है मैडम, ओनली 1.5 lakhs। अब नंदिनी अपना बक्सा खोलती है, जस्ट इमेजिन नंदिनी एक ब्लैक बॉक्स खोल रही है, उसके अंदर में से हमको लगा उसमें से नोट निकलेंगे, उसमें से वो छोटी सी एक पैकेट निकालती है, ठीक है, और वो उसको ऐसे करके, ये लीजिए, इसकी कीमत है 10 लाख रुपए। हमने कहा मैडम ये क्या, मेरे को सिर्फ 1.5 लाख रुपए। ये रखिए, बाकी के 8.5 लाख भी खुद ही रख लीजिएगा। नहीं मैडम नहीं चलेगा, क्या चाहिए मेरे को, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल कंसिडरेशन। ये नहीं कि आप 5 लाख रुपया दो हम किसी का मर्डर कर देंगे, वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन हैज टू बी क्या, लॉफुल, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा उससे पहले क्या है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, एक कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। छोटे बच्चे के साथ, 4 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, चलेगा? अंगूठा लगवाया जा रहे हैं उसका जगह जगह पे, नहीं चलेगा। कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है। एक दिमागी तौर पे पागल इंसान है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं है। जैसे मान लो एक आदमी वो नशे में एकदम धुत है, ठीक है, और आप उसके साथ जाके कह रहे हैं आप चलो आओ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ली, जिस दौरान वो नशे में धुत था, क्या वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। हम लोग सीखेंगे, अरे भैया ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये इतना शॉर्ट डिस्कशन नहीं है, यही तो पूरा का पूरा चैप्टर है जो कि आने वाले एक दिन तक चलता जाएगा। तो हम लोग सीखेंगे कि कब फ्री कंसेंट है, कब नहीं है, कब लॉफुल कंसिडरेशन है, नहीं है, कब कौन सी पार्टीज कंपिटेंट है और कौन सी नहीं है। फिर अगला कौन सा टॉपिक आएगा, ऑब्जेक्ट हैज टू बी लीगल एंड इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी, इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। सर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड का मतलब, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स खास करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मना किए गए, नहीं कर सकते हो। सट्टे वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, वॉइड है। वॉइड है मतलब वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। कुछ करना इम्पॉसिबल है, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। कुछ करना अगर इम्पॉसिबल है उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। चांद तारे तोड़ लाएंगे इसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जादू से ट्रेजरी ढूंढ निकालेंगे इसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कहां दिए हुए हैं? लेकिन कुछ ऐसे भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए, फिर भी आमतौर पे हमको मानना होता है। जैसे क्या, 2 पार्टीज का होना जरूरी है। सबसे पहले क्या, 2 पार्टीज का होना जरूरी है। इंटेंशन होना चाहिए क्या क्रिएट करने के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, एंड देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। 2 पार्टी होगा तब तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, सोशल नेचर वाला नहीं चलेगा। लीगल फॉर्मेलिटीज अगर हैं तो फुलफिल होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या है, सारे कॉन्ट्रैक्ट लिखित में हो जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स का लिखित होना कोई जरूरी नहीं है। हम और तुम अगर कोई ओरली किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर किए हैं तो वो भी बाइंडिंग होगा। हम और तुम अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ओरली एंटर किए हैं वो भी बाइंडिंग होगा। समझ गए? उनका लिखित, तो सर लिखित पे इतना जोर क्यों दिया जाता है? ताकि उसको साबित कर सके। अगर ओरल है और हमने ओरल वाला भी साबित कर दिया तो वो भी बाइंडिंग होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट का रिटन में होना जरूरी नहीं है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो वैलिड। लेकिन कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको लिखित में ही करना पड़ेगा, ओरल नहीं माना जाता। जैसे जमीन खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो उसको पूरा करो, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे जमीन खरीदना बेचना है तो लिखित में होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं दिया तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, अगर लीगल फॉर्मेलिटी तो उसको पूरा करो। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब, जैसे हमने आपसे कहा कि मेरे को से फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर तेल दे दो। आप पूछेंगे भैया कौन सा तेल? नारियल तेल, सोयाबीन वाला तेल, और कौन सा कड़ू तेल आता है, ऑलिव ऑयल, कौन सा तेल? ये पता चला हम कह रहे हैं कि नहीं वो पेट्रोल वाला तेल दे दो। भैया तो आप स्पेसिफाई करोगे ना, इज देयर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग? नहीं, मीनिंग इज नॉट सर्टेन। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी एंटर होगा जब मीनिंग क्या हो, सर्टेन, एंड देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
ये कौन से कंडीशन से जो सेक्शन 10 में दिए हैं या नहीं दिए हैं? नॉट गिवन इन सेक्शन 10। यहां तक क्लियर था? कम ऑन प्लीज कंफर्म इन द लाइव सेक्शन, इज दिस क्लियर? ये सब था आपका गिवन इन सेक्शन 10, नॉट गिवन इन सेक्शन 10। चलो देखो केस स्टडीज। सबसे पहला वाला पढ़ो, क्या लिखा है? बोलो क्लियर था? केवल 100 टन ऑफ ऑयल के लिए हुआ। कौन से ऑयल के लिए बताया गया था? तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? नेक्स्ट, एक्स प्रोमिसेस टू वाई टू डिस्कवर अ ट्रेजरी बाय मैजिक। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्यों? हाँ, इम्पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, देयरफॉर इट इज वॉइड। वॉइड का मतलब इफेक्टिव नहीं। X promises to Y to pay ₹1 lakh if he swims across the Indian Ocean in 1 week. इंडियन ओशियन एक हफ्ते में तैर के पार कर जाए, इम्पॉसिबल है, तो इसलिए क्या बन जाएगा ये? वॉइड। क्लियर हो गई बात? ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक क्या है बताओ? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। What are the different types of contract? देखो अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या अलग अलग बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले वैलिडिटी के बेसिस पे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्या क्या है? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। अब क्या होता है वैलिड, क्या होता है वॉइड और क्या होता है वॉइडेबल? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया एक अग्रीमेंट जो कि बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो सर यही तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता था। हाँ, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ, फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग सा है, देखो इसको पढ़ना। क्या लिखा है? एन अग्रीमेंट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable। बोलो, पढ़ो फिर से, क्या लिखा है? An agreement which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। तो एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि ceases to be enforceable by law, यानी अब enforceable by law नहीं है, ये void हो जाएगा तब से जब से ये ceases to be enforceable। What does it mean? 2000 का नोट, बहुत अच्छा। ये कहा गया है कि 30 सितंबर, क्या डेट है इसकी? 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद से वैलिड नहीं रहेगा। अच्छा, शुरुआत से वैलिड नहीं है कि बाद में जाकर के वैलिड नहीं रहेगा? बाद में जाके वैलिड नहीं रहेगा। तो अभी तो वैलिड है, बट it becomes void from the time when it ceases to be। देखो ये पढ़ो, it becomes void। ये void कब बनेगा? it becomes void when it ceases to be, जब ये enforceable नहीं रहेगा तब से ये void मान लिया जाएगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल A और B के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। A ने कहा कि भाई मैं अपना घोड़ा तुमको बेचूंगा, ठीक? किसको बेचेगा? बी को। लेकिन जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद घोड़ा ही मर गया। अब बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर किया जा सकता है? इस कॉन्ट्रैक्ट को किया जा सकता है? नहीं। अब कैसे बेचेगा जब वो घोड़ा मर गया? तो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। क्या शुरू से वॉइड था? नहीं, बाद में जाकर के घोड़ा मर गया तो अब कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल ही नहीं रहा। तो नाउ दिस विल बिकम क्या? वॉइड। सर ये आप क्या बोल रहे हैं शुरुआत से वॉइड नहीं था? शुरुआत से देखो, एक होता है कि शुरुआत से वॉइड था। हमने कहा कि इंडियन ओशियन एक हफ्ते में तैर के दिखाना, तो शुरुआत से ही पॉसिबल नहीं था।
तो बेसिकली उसको वॉइड नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं, एक और वर्ड होता है वॉइड एब इनिशियो। बोलो क्या मतलब होता है? वॉइड फ्रॉम द वेरी इनिशियल, शुरुआत से वॉइड है, शुरुआत से ही वॉइड है, उसको क्या कहते हैं? वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से वॉइड है। तो अगर शुरुआत से वॉइड है तो फिर अलग बात है, तब तो भैया फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना ना, और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो काहे का वॉइड, काहे का वैलिड। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? एन अग्रीमेंट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। तो जब से वो इन्फोर्सिएबल नहीं रहेगा तब से उसको वॉइड कहना शुरू कर देंगे। अगर शुरुआत से ही वॉइड था तो उसका नाम क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो। ओके, तो वॉइड का डेफिनेशन एवरीबॉडी स्पीक आउट। ठीक है, एन अग्रीमेंट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। तीसरा क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको आप ऐसे समझो, मैंने आपको ये पेन बेची और ये पेन मैंने आपको धोखे से बेच दी, ठीक है। ये पेन हमने आपको ये बोल करके बेच दिया कि ये पेन तो बहुत बढ़िया लिखाती है, ठीक है, एकदम बढ़िया, और ये कागज़ पे भी चलेगा और तुम्हारे लैपटॉप पे भी चलेगा। जबकि सच्चाई ये थी कि ये पेन केवल लैपटॉप पे चलती है, कागज़ पे ये पेन नहीं चलती है। अब तुम इस पेन को हमसे 200 रुपये पे लेकर के चले गए, ठीक। घर जा कर के तुमने देखा ये कागज़ पे नहीं चल रही है, लैपटॉप पे चल रही है, तो तुम्हारे साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, हो सकता है तुमको लगे अरे चलो ठीक है हमको मंजूर है, या हो सकता है तुमको लगे हमको मंजूर नहीं है, हम उसको वापस करेंगे। यही दो चीज़ें हो सकती है। लेकिन बताओ तुम्हारे पास क्या ये ऑप्शन है कि तुम उसको मंजूर कर लो? हाँ, ये ऑप्शन भी है कि तुम चाहो तो उसको मंजूर कर लो तो वो कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, और चाहो तो तुम उसको मंजूर ना करो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हमने शिवम को, मयंक को, शिवम तुम थे, हमने मयंक को ज़बरदस्ती, यही हम तुमको बेच रहे थे ना, हमने तुमको ज़बरदस्ती कहा कि भैया ये 200 रुपये का ये तुमको लेना पड़ेगा। मयंक ने ले लिया इसको। अब मयंक को मंजूर है तो वो चाहे तो मंजूर कर लेगा, या चाहे तो उसको अवॉइड कर सकता है, निगलेक्ट कर सकता है, कह सकता है नहीं मेरे को मंजूर नहीं है, ये भी कह सकता है। तो वॉइडेबल का मतलब क्या हुआ? अच्छा जैसे बताओ ईटेबल का मतलब क्या होता है? खाने लायक, व्हाट कैन बी ईटन। डुएबल का मतलब क्या होता है? व्हाट कैन बी डन। यही ना होता है। रीचेबल का, जहां तक रीच कर सकते हैं। वॉइडेबल का, जो वॉइड हो सकता है या वॉइड कर सकते हैं। अब मयंक मैंने तुमको धोखा दिया था तो तुम इस चीज को वॉइड करोगे या मेरे पास ऑप्शन होगा हम आकर के कहेंगे नहीं नहीं हमने तो तुमको धोखे में दे दिया था, लाओ ये वापस करो? नहीं, जिसके साथ धोखा हुआ है वो ना वापस करेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट या वॉइडेबल अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। मयंक तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम्हारे साथ धोखा हुआ था तो इट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। अगर हमने दो लोग को धोखा दिया तो फिर दो लोग के ऑप्शन में, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर या अदर्स। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties, one or more parties के ऑप्शन पे है, but not at the option of other या others. Once again, everybody speak out please. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more party, but not at the option of other या others. नेक्स्ट क्या है बताओ? अच्छा, वॉइडेबल का मतलब आपको समझ में आ गया ना?
किसी एक पार्टी के साथ धोखा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, तो उसके ऑप्शन पे इन्फोर्सिबल है, बाद बाकी जिसने वो किया होगा उसके ऑप्शन पे नहीं। यहां तक क्लियर? पक्का? इन द लाइव चार्ट प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? illegal contract, an agreement which is illegal, that is the law forbids it to be made. अच्छा ये बताओ, हमारा और आपका आलमीन, हमारा और आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट था कि जादू से आप ट्रेजरी ढूंढ निकालेंगी तो हम आपको उसके बदले 10,000 रुपये दे देंगे, तो ये बताइए क्या ये इल्लीगल है? इल्लीगल नहीं है, वॉइड है, वॉइड है, लेकिन इल्लीगल इल्लीगल नहीं। इल्लीगल क्यों नहीं? क्योंकि इसका पर्पस इल्लीगल नहीं है, लॉ ने ऐसा कुछ मना नहीं किया है। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करें कि टीवी देंगे बदले में ड्रग्स लेंगे, तो क्या ये इल्लीगल है? 5 लाख रुपया दे रहे हैं, मर्डर कर दो, इल्लीगल है? तो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इंडियन पीनल कोड इसको मना करता है, सुना होगा कभी इंडियन, तो इंडियन पीनल कोड इसको मना करता है। तो an agreement which is illegal, that is law forbids it to be made, that will be called as क्या? Illegal. Any adjoining contract with illegal agreement becomes void. समझना है इसको। बार बार एक कागज खोज रहे थे, हमको कागज मिल गया। जैसे ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ढेर सारी बातें लिखी हुई थी, ध्यान से मत पढ़ना, ऐसे किसी का टेस्ट पेपर पड़ा हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में ढेर सारी बातें लिखी हुई थी। पहले पन्ने में लिखा हुआ था कि हम लोग आपस में ज़मीन खरीदा बेची करेंगे, और ज़मीन बेच रहे थे हम 50 लाख रुपए की, यानी इसका मतलब हम आपको ज़मीन देंगे, आप मेरे को बदले में 50 लाख रुपए देंगे। उसके बाद दूसरे पन्ने में लिखा हुआ था कि इसके ऊपर में अफीम उगाया जाएगा, गांजा, चरस, अफीम, ये सब उगाया जाएगा, ठीक है। लीगली भी बहुत सी जगहों पे उगाया जाता है, कुछ शायद दवाइयों वगैरह में भी यूज़ होता है। चलो तुम लोग को जानकारी है, तो ये होगा, ठीक है, इसमें उगाया जाएगा और उसको हम लोग मार्केटिंग करेंगे। तीसरे पन्ने में जाके लिखा हुआ था कि इसको इल्लीगली मार्केट किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसको दवाइयों में इस्तेमाल करेंगे, उसको ब्लैक में ले जा करके महंगे दामों पर बेचेंगे, ठीक है। अब यानी स्मगलिंग करेंगे। ये बताओ ये इल्लीगल है कि नहीं? ये तीसरा पन्ना, पहला पन्ना ठीक था, पहले पन्ने में क्या लिखा था? दूसरे पन्ने में क्या लिखा था? फीम उगाएंगे, ठीक है, वहां तक भी चलो ठीक है, हो सकता है लीगल पर्पस के लिए कर रहे हो, गवर्नमेंट सैंक्शन दो। तीसरे में स्मगलिंग करेंगे, ये इल्लीगल हो गया। तो ये बताओ हमसे, अब बाद में ये हो गया अरे तो इल्लीगल है, हटाओ, वॉइड हो गया, इल्लीगल है तो वॉइड हो गया ना। अब सामने वाले तो जाके केस नहीं करेगा ना, अरे देखिए इनसे बात किया था स्मगलिंग का, स्मगलिंग नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में जाके केस कर रहे हैं, नहीं है ना, वॉइड है ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इल्लीगल है तो कहाँ से इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा? हो गया बात। अब लेकिन कोर्ट कहता है नहीं है तो इल्लीगल है साहब, तुम समझो, अभी तुम जेल जाओगे। कह रहा है अच्छा ठीक है, लेकिन पहले पन्ने पे तो ज़मीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था जज साहब, इसको तो वैलिड करार कर दो। तो कहेगा नहीं, एक इल्लीगल के साथ कुछ भी है, एक इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ भी है, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? इल्लीगल नहीं बनेगा, वॉइड बन जाएगा। इस बात की सजा थोड़ी ना सुनाई जाएगी कि तुमने जमीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उस बात को इन्फोर्स किया जा सकता है? नहीं। तो जैसे कहते हैं कि एक खराब सेब पूरे टोकरी को गंदा कर सकता है, एक इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट या एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ढेर सारे पार्ट्स हैं, अगर कोई एक पार्ट इल्लीगल है तो पूरे के पूरे पार्ट को क्या कर देगा? वॉइड। पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा? तो देखो क्या लिखा हुआ है, एनी एडजॉइनिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ इल्लीगल अग्रीमेंट बिकम्स। तो जो इल्लीगल है वो तो वॉइड है, लेकिन जो वॉइड है क्या वो इल्लीगल है? जो इल्लीगल है वो वॉइड है, लेकिन जो वॉइड है क्या जरूरी है कि वो इल्लीगल हो? नहीं।
ऐसा जरूरी नहीं। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्या है बताओ? अनइनफोर्सिएबल, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। बोलो। ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। जैसे मान लो राइटिंग में करना था, राइटिंग में नहीं है, स्टैंप लगाना था, स्टैंप नहीं लगाया, दैट इज एब्सेंस इन राइटिंग या बार्ड बाय लिमिटेशन। सर ये बार्ड बाय लिमिटेशन क्या होता है? होता है, फिर कभी समझाएंगे। इसमें बेसिकली ये होता है कि हर एक चीज़ को करने की एक समय सीमा होती है। जैसे मान लो आज मैंने तुमको उधार पे पैसा दिया, तो लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि 3 साल के अंदर अंदर पैसा मांग लो। 3 साल तक पैसा नहीं मांगा तो अब आप पैसा मांग नहीं सकते। 3 साल के बाद पैसा मांगोगे तो मिलेगा नहीं, वो क्या बन जाएगा? अनइनफोर्सिएबल। इसको हम लोग कहते हैं बार्ड बाय लिमिटेशन, यानी समय का बीत जाना, समय बीत गया। सिंपल फंडा, समझ गए? चलो खैर, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट विल बी कॉल्ड एज क्या? अनइनफोर्सिएबल। यहां तक क्लियर? अच्छा, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड और इलीगल में क्या क्या अंतर निकल करके आया? वॉइड और वॉइडेबल में अंतर क्या? पहले इसका मीनिंग क्या था? वॉइड का क्या था? एन एग्रीमेंट विच becomes void when an agreement which ceases to be enforceable by law becomes void when voidable क्या होता है? an agreement which is an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other या others। void कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब पार्टीज क्या हो? इनकम्पिटेंट या इम्पॉसिबिलिटी या चेंज ऑफ लॉ। सर इसका क्या मतलब है? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है तो फिर वो क्या बन जाएगा? वॉइड। चेंज ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? चेंज ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? कानून बदल गया, तो अब हम नहीं कर सकते। हम पहले एक देश से इंपोर्ट करते थे, अब उस देश से इंपोर्ट हो ही नहीं सकता। हमने तुमको कहा था उस देश से एक इंपोर्टेड गुड ला करके देंगे। मान लो हम तुमको बांग्लादेश से एक इंपोर्टेड गुड ला करके देंगे, लेकिन अब बांग्लादेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गए, तो चेंज ऑफ लॉ कहेंगे ना। अब हम उसको कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब कब हो सकता है? इनकम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या चेंज ऑफ लॉ। वॉइडेबल कब होता है? जब कंसेंट कैसे लिया गया? नॉट फ्री, यानी डरा धमका करके, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? वॉइडेबल या धोखेबाजी से। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड वाला परफॉर्म नहीं कर सकते, वॉइडेबल वाला कर सकते हैं। इफ नॉट अवॉइडेड बाय द अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी कौन? जिसके साथ धोखा हुआ है। इट मे बी इन्फोर्स्ड बाय एनी ऑफ दी पार्टीज। राइट्स, क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट मिलता है? नहीं। लेकिन क्या वॉइडेबल वाले में मिलेगा? यस। क्या राइट मिलेगा? द राइट टू रिसेंड का मतलब क्या होता है? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। द राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? क्लियर एवरीबडी? वैसे ही करके क्या है? वॉइड और इलीगल। वॉइड एग्रीमेंट क्या जरूरी है इलीगल होगा? क्या वॉइड वाला इलीगल होगा जरूरी है? नहीं। इलीगल वाला वॉइड होगा चलेगा? हाँ, होता ही है। वॉइड वाला फॉरबिडन अंडर लॉ है? नहीं। इलीगल वाला क्या है? वॉइड वाले के लिए पनिशमेंट, इलीगल वाले के लिए पनिशमेंट। वॉइड वाला वैलिड या वॉइड हो सकता है, लेकिन इलीगल वाला हमेशा क्या होता है? हो सकता है कि शुरुआत में वैलिड हो, बाद में जाके वॉइड बना, लेकिन ये तो हमेशा ही क्या होता है? वॉइड होता है। ये डिफरेंसेस थे वॉइड और इलीगल के बीच में। अब एक बार थोड़ी देर आप इसको रिकैप करिए। 2 से 5 मिनट का एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? चलो भाई, क्या कुछ पढ़ा हम लोगों ने? हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कॉन्ट्रैक्ट, an agreement enforceable by law. Agreement, every promise and set of promises forming consideration for each other is called as agreement.
promise when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted and the proposal when accepted becomes a promise. ठीक, केस स्टडी हम लोगों ने पढ़ी बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, विच सेज कि एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, only those agreements which are enforceable by law will become contract. An agreement which is of social nature, जो social nature का contract है वो जो social nature का agreement है contract नहीं है. ये हम लोगों ने सीखा. Essential elements of valid contract कुछ ऐसे थे जो कि दिए हुए थे सेक्शन 10 और कुछ ऐसे जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए थे. गिवन इन सेक्शन 10 में क्या क्या था? अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, लीगल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. नॉट गिवन इन सेक्शन 10, दो पार्टीज हों, इंटेंशन हो टू क्रिएट, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, certainty of meaning, possibility of performance. 100 tons ऑयल दे दो, इनवैलिड क्यों? मीनिंग इज अनसर्टेन. एक टीवी दे देना 50,000 रुपए की, नहीं. कौन सी टीवी, क्या टीवी स्पेसिफाइड नहीं है. टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड, एन अग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड enforceable बाय लॉ. वॉइड, an agreement which ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable. Voidable, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other या others. Illegal, an agreement which is forbidden by law. law से forbidden है. अच्छा, इलीगल के साथ जो भी आएगा वॉइड बन जाएगा. इलीगल के साथ जो भी आएगा वॉइड बन जाएगा. अनइन्फोर्सेबल, जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट के कारण इन्फोर्सेबल नहीं. डिफरेंस पढ़े थे हम. अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. एक है एक्सप्रेस और दूसरा है इम्प्लाइड. एक्सप्रेस जो शब्दों में किया जाए, शब्दों में किया जाए, चाहे बोलकर हो या लिखकर हो. जो शब्दों में किया जाए, चाहे बोलकर हो या लिखकर हो, इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड. हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारे यहाँ पे जॉब करोगे, 60,000 रुपीज सैलरी. आपने कहा यस. ये वर्ड्स में, ओरल है तो भी चलेगा, रिटर्न है तो भी चलेगा, बट इट इज क्या? एक्सप्रेस. एक्सप्रेस की जगह पे इम्प्लाइड भी हो सकता है. एक्सप्रेस की जगह पे इम्प्लाइड भी हो सकता है. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा अग्रीमेंट तो तब होता है जब एक आदमी ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है. ठीक है, किसी और नाम को याद करते हैं. आपका क्या नाम? दानिश. से फॉर एग्जाम्पल दानिश को मीठा मीठा पसंद है. कोई ऐसा मीठा मीठा पसंद है? कुछ कोई मिठाई उठाई खाते हो? नहीं खाते. चलो, कोल्ड ड्रिंक तो पीते हो? हाँ, चलो ठीक है. मान लीजिए जाता है कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर और वहाँ पे देखता है फ्रिज के अंदर में रखी हुई है कोल्ड ड्रिंक. वहाँ से कोल्ड ड्रिंक निकालता है, खटाक से वहीं पे ओपन करता है, उसको उठा करके पी लेता है. ठीक है, और शॉपकीपर आता है, पूछता है पैसे. दानिश कहता है नहीं, नॉट एक्सेप्टेड, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते. ठीक है, आपने मेरे को ऑफर तो दिया नहीं, हमने एक्सेप्टेंस तो दिया नहीं. दानिश, ऑफर एक्सेप्टेंस की बात खत्म हो गई. तुमने क्या वो कोल्ड ड्रिंक लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, कहीं ना कहीं अपने आप एक अग्रीमेंट क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि हाँ उसने ऑफर किया है और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो. ऐसा जाके कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अग्रीमेंट क्या हो गया? इम्प्लाइड. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. से फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो स्टेशन. स्टेशन पे जाकर के आप अपना सामान गाड़ी से निकालते हो
आपका प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, आपको ऑब्वियसली सामान उठा करके ले जाना है। कूली आता है, आकर के आपसे पूछता है भैया कौन सा ट्रेन, आपने कहा ये वाली ट्रेन दिल्ली जाएगी, तो आपका सामान उठाता है, उठा करके आपके सामान को वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पहुँचाने लगता है। आप भी पीछे पीछे चल देते हो, बस इतनी सी बात हुई थी। वहाँ जब पहुँचते हो तो वहाँ पे सामान जब वो कूली उतारता है तो कूली कहता है पैसे। आप कहते हो कि अरे देखो कूली, तुमने मेरे को ऑफ़र तो दिया नहीं कि हम आपका सामान उठाएंगे, आप मेरे को 200 रुपये देंगे, हमने इस बात पे एक्सेप्टेंस तो दिया नहीं, तो हमारे बीच में अग्रीमेंट तो हुआ नहीं। तो कूली जो आपको बाकी बातें कहेगा वो तो अलग। पहले आप ये समझो कि जो लीगल बात है कि भैया एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस सब कुछ इम्प्लाइड था बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। क्या कंडक्ट? वो उठा के ले जा रहा है, इसका मतलब एक ऑफर है, आपने उसको उठाने दिया, इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस है। समझ गए? ये इम्प्लाइड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये इम्प्लाइड बाय लॉ भी हो सकता है या फिर बाय कंडक्ट भी हो सकता है। इट कैन बी इम्प्लाइड बाय लॉ, इट कैन बी इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। इम्प्लाइड बाय लॉ या इम्प्लाइड बाय कंडक्ट हो सकता है। अच्छा, इम्प्लाइड बाय लॉ का मतलब या इम्प्लाइड बाय कंडक्ट का मतलब इसको समझना। अगर हम कहें इट इज इम्प्लाइड बाय लॉ तो वो कैसे हो सकता है? जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक्स मर गया, ठीक है सर, आप कब से किसी को मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, क्या करोगे भैया, हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है। एक्स मर गया और एक्स का ढेर सारा पैसा बकाया है, लेकिन एक्स के पास प्रॉपर्टी भी बहुत सी है। अब बताओ तुम लोग को क्या लगता है क्या किया जाएगा? मान लो एक्स का एक लीगल हेयर भी, एक वंशज भी है, ठीक है। मान लो एक्स ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दिया था, एक्स का एक लीगल हेयर भी है, तो बताओ क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? प्रॉपर्टी को बेचेंगे और उसका कर्जा चुकाएंगे, यही ना होता है? आम बात यही होगी, प्रॉपर्टी बेचेंगे, कर्जा चुकाएंगे। अब एक्स जाते जाते ये कह के थोड़ी गया था, देखो हम जा रहे हैं, मेरे कर्जे को तुम चुकाना, मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी ना। एक्स मर गया, चलो एक्स का बच्चा उसके प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, लेकिन प्रॉपर्टी में से उसको क्या चुकाना पड़ेगा? एक्स का कर्जा। ये सब लिखा गया था, लॉ के कारण अपने आप हो गया कि भैया जब एक आदमी मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी लीगल हेयर को चली जाती है, उसके वंशज को चली जाएगी, और वही उसके डेट्स के लिए भी जिम्मेदार, यानी उसकी उधारी के लिए भी वही जिम्मेदार रहेगा और उसको उस उधारी को चुकाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या उन दोनों ने मिल करके बनाया होगा, एक्स और उसके वंशज ने, या फिर बैठ करके अपने आप क्रिएट हो गया? ये अपने आप क्रिएट हो गया। इट वॉज क्रिएटेड बाय लॉ। इज दिस क्लियर? क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो कुछ होता है कि इट इज बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, या कुछ हो सकता है बाय लॉ। तो ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, when a contract is entered not by words spoken or written but by implication of law या फिर by action, it is called as implied contract. अगर वो conduct of the parties से है तो उसको क्या कहते हैं? tacit contract. यानी वो कुली वाला एग्जाम्पल क्या था आपका? वो बॉटल कंज्यूम कर लेना क्या था? tacit contract. ठीक है, आप एक चलती हुई बस में चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे उतरने लगते हैं, तो आपसे पैसा मांगता है, आप कहते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस तो हुआ ही नहीं, चलेगा क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपको वहां से उतारेगा नहीं, ढकेलेगा। तो आप चढ़ गए उस बस में, बैठ गए, इसका मतलब कैसा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया? टैकेट कॉन्ट्रैक्ट। क्या इम्प्लाइड और टैकेट अलग अलग है? नहीं। इम्प्लाइड की कैटेगरी को क्या कहते हैं? टैकेट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड, पढ़ो, not by words spoken या written but by implication of law and या और by action या फिर by law या फिर by is called, अगला क्या है बताओ? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? It is not an actual contract but it resembles a
इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं क्या? बोलो क्या क्या है? अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, ये सब है ना कंडीशंस। अब ये बताओ, एक छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को खाने के लिए कुछ ज़रूरत है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मना कर देता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो भैया वो अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हमको कुछ बेसिक नेसेसिटी की जरूरत है और तुम मना कर रहे हो कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे नहीं तुम्हारे साथ, तो क्या वो बेसिक नेसेसिटीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कर सकते हो। अब समझो, ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह इनफोर्सिएबल है क्या? हाँ, लेकिन असल में कॉन्ट्रैक्ट बना ना, क्यों? क्योंकि कंपीटेंट पार्टीज नहीं थे। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह इनफोर्सिएबल है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विल बी कॉल्ड एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो से फॉर एग्जांपल इधर ले लिया, दिव्या, श्रेया, दिव्या एक दिन जो है कहीं पे निकल रही थी और उसके पर्स में ढेर सारा पैसा था। इनका पर्स कहीं पे गिर गया, पीछे से आ रही थी श्रेया को मिल जाता है, दिव्या कहीं दूर जा चुकी है। श्रेया वो पर्स देखती है, उसमें पड़ा हुआ पैसा देखती है, दाएं देखती है और बाएं देखती है और चुपके से उसको लेके कहीं और। ये बताइए श्रेया, क्या वो पैसा आपका हो गया? हाँ, अरे बाप रे, कमाल है, क्या कॉन्फिडेंस है वो भी। हाँ सर, हमने देखा, मेरी मेहनत लगी उसमें दाएं बाएं देखने की। आपका नहीं हुआ, वो किसका है? दिव्या का है। आपको वो खोया हुआ मिला है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है बताओ? आप उसको रिटर्न करें। सर एक तो पाए हैं, ऊपर से लौटाएं भी। कानून कहता है कि आपकी जिम्मेदारी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले पर्सन को अब उसको लौटाएं। आप उसकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार हैं। उठाते ही नहीं फिर से तो अच्छा, नहीं उठाइए वो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको खोजा है, उसको रखा है, तो आप उसके मालिक नहीं बन रही हैं, आप उसकी बस खाली एक तरीके से रखवाली कर रही हैं। इसको हम लोग आगे जाके लॉ में समझेंगे बेली करके, लेकिन आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अब ये बताओ, सुनना मेरी बात, इतनी बात सुन करके श्रेया परेशान है, सर इससे अच्छा तो वो पड़े रहने दिए होते पर्स। लेकिन ये बताइए, क्या दिव्या ने श्रेया को ऑफर किया था तुम मेरा पर्स रख लो? श्रेया ने उसका एक्सेप्टेंस दिया था? ऑफर था? नहीं। एक्सेप्टेंस था? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ बन गया, क्योंकि जिम्मेदारी तो आ गई आपकी, कॉन्ट्रैक्ट जैसा बन गया। तो इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ डेफिनेशन सीख रहे हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? क्या डेफिनेशन है? अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट क्या है बताओ? ई कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन से एंटर किया जाए, जैसे ईमेल वगैरह से, या ऑनलाइन जैसे हम लोग एप्लीकेशन पे एंटर करते हैं, होता है ना कई बार, टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक करके एंटर कर जाते हैं, वो क्या है? ई कॉन्ट्रैक्ट। फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो क्या है? ई कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, चलो ये बस समझो, ये अपना हो सकता है आज का आखिरी टॉपिक हो। इसमें है देखो क्या क्या, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। मैंने अपना काम कर दिया, तुमने अपना काम कर दिया, हम दोनों ने अपना अपना कंसिडरेशन परफॉर्म कर दिया। मैंने तुमको पेन दे दिया, तुमने मेरे को 20 रुपया दे दिया, बात खत्म। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। तो व्हेन बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस,
व्हेन, स्पीक आउट, व्हेन both the parties have performed their respective obligation and is brought on record, it is said to be executed. ठीक है, जैसे ग्रोसर जो है वो शुगर बेच रहा है, यानी चीनी बेच रहा है कैश पेमेंट पे, उसने चीनी बेचा, कैश लिया, बात खत्म, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी. When both the parties are yet to perform their respective obligation, यानी आगे जाके परफॉर्म करना है, तो उसको क्या कहते हैं? दोनों ने कर दिया, करना है, चीनी बेच दिया, बेचना है. अच्छा, हमने चीनी बेचा, उसने पैसा नहीं दिया, यूनिलेटरल. हमने न तो चीनी बेचा न तो पैसा लिया, बायलेटरल. एक पार्टी का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है. खत्म. जैसे H gave tuition to B at the end of the month, U says to give money in 1 week. ठीक है, H ट्यूशन दे चुका है और वो 1 हफ्ते में पैसा देगा, तो एक कर चुका है, दूसरा जहां पे दोनों का बाकी है, जैसे A sells land to B for ₹1 lakh and pays ₹50,000 in the time of agreement and balance at the time of registry. यानी वो ट्रांसफर करेगा जमीन और वो सामने वाला भी 50,000 रुपया देगा, दोनों का कुछ कुछ करना बाकी है. काफी है आज के लिए, बहुत पढ़ लिया हम लोग ने. हाँ सर, लग रहा है बहुत पढ़ लिया. ठीक है, पढ़ेंगे अब इसको और आगे पढ़ते रहेंगे, बट अच्छा है, मज़ेदार है. देखो हम लोग का एक और चीज़ है जो मैंने अपने कोर्सेज में इधर बीच इम्प्लीमेंट किया है, एम्बाइब किया है उसको, वो है कि हर सैटरडे हम लोग एक टेस्ट लेते हैं. ठीक है, ये हम ऑलमोस्ट हर एक कोर्स के अंदर में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं कि हर सैटरडे हमारा टेस्ट होता है. अब हो सकता है कि आपका, क्योंकि एकदम एक फ्रेश स्टार्ट है और अभी हम लोग एट अ टाइम बहुत अधिक पुश करके या सारी चीज़ों को एक साथ नहीं शुरू कर रहे हैं, तो माइट बी नॉट दिस वीक बट नेक्स्ट वीक श्योर शॉट देयर विल बी अ टेस्ट. तो हर एक चैप्टर के बाद हमारा एक टेस्ट भी होता है, तो आप लोग इस चैप्टर को भी साथ साथ में पढ़ते जाओ. इस चैप्टर के फिलहाल इन नोट्स को मैं एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना आराम से. ठीक है, तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रेफर कर लेना और साथ ही साथ में पढ़ते जाना. जब हम लोग का चैप्टर एंड होगा तो हम लोग चैप्टर के साथ साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे लिख करके. ठीक है, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट देंगे. ठीक, क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा मेरे से.